नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित अग्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण है उसमें कौन कौन से विषय आए हैं और उनमें से कुछ विषयों को जो है कि उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण है वह हमारी दो भागों में बटी हुई है। उसमें सबसे पहला है शब्द रचना के तत्व और दूसरा है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। तो शब्द रचना के तत्व यानी शब्द, आप जानते हो शब्द क्या है, किन्हीं अक्षरों यानी कि वर्णों का समूह हो जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले। कोई अक्षर हम समूह यानी कि एक से अधिक अक्षरों को जोड़ें और एक नया शब्द बनाएं, लेकिन वह शब्द कब कहलाएगा, जब उसका कोई सही अर्थ निकलेगा। जैसे मैं अभी बनाऊं क और म और ल को जोड़ करके तो बन जाएगा आपका कमल। तो कमल तो आपका सही अर्थ निकल रहा है, लेकिन अब इसको हम उल्टा करें या फिर हेर फेर करके इन अक्षरों में इनको लिखें, क्रम से न लिखें, जैसे कि ल म क ल क म, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो यह क्या है, यह शब्द नहीं है। तो शब्द रचना के तत्व यानी कि शब्द की रचना करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि सबसे पहला तत्व है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द की रचना करने वाले तत्व हैं उनमें आता है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और अगला है पर्यायवाची शब्द। ये क्या होते हैं इनको जानेंगे। और जो आपकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें क्या होगा कि उनमें हम पढ़ाएंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य क्या होता है, कोई भी हम गीत सुनते हैं, कविता सुनते हैं तो वह काव्य होता है। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसका अर्थ यह है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है रस, दूसरा है छंद और अगला है हमारा अलंकार। तो ये हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। आपका जो है कि समास में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, ये छोटे छोटे हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनको इसी वीडियो में हम जान लेंगे अच्छी तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। आइए अब अपन जानते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग की देखते हैं हम परिभाषा से। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें हम किसी शब्द के पूर्व पहले जोड़ दें तो वह उस शब्द के जो पहले वाला जो शब्द था उसके आगे जो हमने उसे जोड़ा है, उसे जोड़ने से पहले वाले शब्द के अर्थ में जो विशेषता उत्पन्न होगी तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आइए जानते हैं कुछ उदाहरण से। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं कि कोई भी शब्द है उसके आगे कोई सा भी उपसर्ग जोड़ दिया, हमको जोड़ना चाहिए वहाँ पर हम जोड़ रहे हैं अन, तो ऐसा नहीं करते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे कि हमने नाथ शब्द सुना है, नाथ शब्द के आगे यदि हम अ जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। तो अनाथ यानी नाथ का शब्द अर्थ कुछ अलग निकल रहा था, जो नाथ शब्द है उसका अर्थ कुछ अलग निकल रहा था, यहाँ पर अ जोड़ने से अनाथ हो गया। तो यहाँ पर शब्द जो है कि उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। ये हमने इस शब्द से, ये जो हमने अ जोड़ा है वह नाथ शब्द से पूर्व जोड़ा है, पहले जोड़ा है। तो यह क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा उपसर्ग, क्योंकि पूर्व जोड़ा है और इसने ये जो बाद वाला शब्द है पहले वाला इस नाथ में एक अलग परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, विशेषता उत्पन्न कर दी। तो यह अ हमारा क्या हो गया, यह हमारा उपसर्ग हो गया। इसके बाद में विश्वास, विश्वास के आगे हम अ जोड़ दें तो अविश्वास हो गया, सुविधा के आगे अ जोड़ दें तो असुविधा हो गया। यहाँ पर देखते हैं अगला उपसर्ग है हमारा अति। अति यानी कि क्रम के आगे हम जोड़ दें अति तो हो जाएगा अतिक्रम, काल के आगे अति जोड़ दें अतिकाल, वृष्टि के आगे अति जोड़ दें अतिवृष्टि। यानी कि जो पूर्व हमने पहले जोड़ दिया है किसी शब्द से, जैसे यहाँ पर क्रम शब्द है, क्रम से पहले हमने अति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्रम और अतिक्रम, तो अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो गई। तो ये क्या है, यह भी हमारा एक क्या है, उपसर्ग है। आइए अब जानते हैं अप भी एक उपसर्ग है। जैसे मान के आगे जोड़ दें अप तो अपमान हो जाएगा। वाद शब्द के आगे हम जोड़ दें अप तो अपवाद हो जाएगा। शब्द के आगे हम जोड़ दें अप तो अपशब्द हो जाएगा। यानी अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो रही है पहले शब्द, अब हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया तो अर्थ ही बदल गया, अपशब्द। आप समझ रहे होंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं अनु, अनु भी एक उपसर्ग है। जैसे देखते हैं हम पस्थित, पस्थित के आगे हमने अनु जोड़ा तो अनुपस्थित, राग के आगे हमने अनु जोड़ा तो अनुराग, पम के आगे हमने अनु जोड़ दिया तो अनुपम। तो ये क्या है, यह भी हमारा एक उपसर्ग है, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगला जो है हमारा उपसर्ग वो है अधि। वैसे किताब में बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन हमने यहाँ पर यही उदाहरण लिए हैं, यह आपके समझने के लिए काफ़ी है। अधि देखते हैं, अधि कार के आगे हम अधि जोड़ दें तो अधिकार हो जाएगा, कार तो आप जानते हैं, और यदि हमने अधि जोड़ दिया तो अधिकार। तो कार और अधिकार में तो बहुत अंतर हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया, इसको विशेषता मिल गई। कार शब्द को उपसर्ग जोड़ने से, अधि उपसर्ग जोड़ने से कार शब्द को एक विशेषता मिल गई, अलग ही विशेषता उत्पन्न हो रही है। ऐसे पूर्व जोड़ने से पहले तो ये क्या है, अधि हमारा उपसर्ग है। यहाँ पर मान, मान के आगे हमने अधि उपसर्ग जोड़ दिया, अधिमान, अधि। अब यहाँ पर देखो अधि जोड़ दिया हमने पति के आगे तो अधिपति हो गया, अधिपति। पति तो आप जानते हैं अधिपति, तो यहाँ पर अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो गई। आइए अब अपन पढ़ते हैं प्रत्यय। तो मैं आपको बताऊं, प्रत्यय बिल्कुल उपसर्ग की तरह है, बस इसमें फर्क क्या है आइए देखते हैं परिभाषा से। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पश्चात जुड़ने से उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि हमने जब उपसर्ग पढ़े थे वह किसी शब्द के पूर्व जुड़ रहे थे और उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह किसी शब्द के पश्चात जुड़ रहे हैं और उसके अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे प्रत्यय होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में कुछ लोग जो है कि एकदम कंफ्यूज रहते हैं, उनकी समझ में नहीं आ पाता है यह कंसेप्ट। आइए क्लियर करते हैं। बिल्कुल, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या है, तो धातु के बाद लगाते हैं। जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं उनका क्या है कि उन्हें हम किसके बाद लगाएंगे, धातु के पश्चात लगाएंगे। अब आप कहोगे ये धातु क्या है, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, हमारी कुछ क्रियाएं होती हैं, पढ़ना, नहाना, धोना, सोना, ये क्या है, जिसके पीछे ज़्यादातर ना शब्द आता है वो हमारी क्रियाएं होती हैं। और इनमें से ना को हटा दें, जैसे पढ़ना में से ना को हटा दिया जाए तो पढ़ हो जाएगा, ये क्या है, धातु। आप समझो इस बात को, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करो। जैसे कि अभी नहाना, नहाना में से ना को हटा दो, नहा, ये क्या हो जाएगा, यह हमारी धातु है। यानी कि क्रियाओं में से ना को हटाने पर धातु प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं हम कृत प्रत्यय, ये क्या होंगे, ये किसी धातु के पश्चात लगेंगे। जैसे कि हमारी पढ़ना धातु है, उसके पीछे पढ़ के पीछे हम कोई जैसे आई प्रत्यय लगा दें, पढ़ के पीछे आई प्रत्यय लगा दें, पढ़ाई, पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ के पीछे आई प्रत्यय लगाने से हो जाएगा पढ़ाई। तो शब्द के पश्चात जुड़ने से उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दी, तो ये क्या है, प्रत्यय। लेकिन यह किसी धातु के पश्चात लगा है। पढ़ना में से ना को हटा दिया या धातु बन गई पढ़, अब उसके पीछे आई हमने प्रत्यय लगा दिया, ये बन गया पढ़ाई। तो ये कैसा है, कृत प्रत्यय है। अब दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, अन्य शब्द के बाद लगाते हैं। जैसे हमारी कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ऐसे शब्दों के पश्चात हम किसी शब्द को, प्रत्यय को लगाएं, तब किसी शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारे प्रत्यय दो प्रकार के थे, एक कृत प्रत्यय और एक था तद्धित प्रत्यय। अब आइए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। जैसे कि आई हमारा एक प्रत्यय है, अब हम क्या करें, कठि के पीछे हम आई, कठिन, जैसे कठिन है, कठिन के पीछे हम आई जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कठिनाई हो जाएगा। तो इसके अर्थ में अलग एक विशेषता उत्पन्न हो गई। कठिन के पश्चात हमने इसमें आई जोड़ दिया तो ये कठिनाई हो गया, अलग विशेषता उत्पन्न हो गई। जैसे यहाँ पर देखें हम भल, भल के पीछे आई जोड़ दी, ये हो गया हमारा भलाई। तो ये आई हम जो जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम आई जोड़ रहे हैं, इसमें क्या है, आई जोड़ने के पश्चात क्या हो रहा है, इसके अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न हो रही है। लिख, लिख के पीछे हम आई जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, लिखाई। अब आप बोलोगे इसमें हमको आई तो दिख ही नहीं रही है, ई तो दिख रही है और आ का डंडा लिख रहा है। तो हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तब आपको आई अपने आप दिख जाएगी, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अगला हम प्रत्यय देखते हैं वट। अब जैसे हम बना, बनाना,
बनाना क्या है, एक क्रिया है। बनाना में से ना हटा दिया, यह क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। तो इसमें से ना हटाकर इसमें हमने वट प्रत्यय लगा दिया तो बनावट। शब्द में एकदम अलग इसके जो शब्द है इसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो रही है। बनावट, सजा के पीछे हमने वट लगा दिया, सजावट, सजाना में से ना हटा दिया, बचा के हमारी सजा हो गई धातु, इसके पीछे हमने वट प्रत्यय लगा दिया, सजावट हो जाएगा। दिखाना, दिखाना क्या है, हमारी क्रिया। मैं किसी को अभी यहाँ पर नृत्य करके दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, दिखाना क्या है, हमारी एक क्रिया। इसमें से ना को हटा दिया जाए तो दिखा क्या रह जाएगा, धातु। और धातु के पीछे जब हम प्रत्यय लगाते हैं तब उसे क्या कहेंगे हम, धातु के बाद यदि हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर दिखावट हो गया आपका, दिखा के पीछे वट लगा दिया, दिखावट, अर्थ में भी विशेषता उत्पन्न हो रही है। अगला है हमारा हट, गरम, गरमा हट, गरमा के पीछे हमने क्या लगा दिया, हट लगा दिया, अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो गई। घबराहट, ऐसे ही यहाँ पर है हमारा जगमगाहट, यानी हट लगाने से शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो रही है। तो यह हट क्या है हमारा, यह एक हमारा क्या है, हट प्रत्यय है। हट क्या है हमारा, एक प्रत्यय है। अब हम देखते हैं जगमगाहट, इसमें भी हट क्या है हमारा, प्रत्यय है। शब्द अर्थ में शब्द के अर्थ में एक अलग विशेषता उत्पन्न कर रहा है। अब अगला देखते हैं ता, ता क्या है हमारा, एक प्रत्यय है। महान, महान के पीछे हम ता लगा दें, महानता। आप समझो इस बात को, अर्थ में अलग ही विशेषता आ रही है, महानता। यहाँ पर देखें हम कवित, कवि के पीछे लगा दिया हमने ता, कविता। भाई कवि क्या होता है, जो कविता गाता है, और कविता तो यानी कि कवि में ता जोड़ने से अर्थ में विशेषता हो गई तो कविता। यहाँ पर सुंदर देखें, सुंदर में ता जोड़ दिया जाए तो अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर यह जो हमारा ता है, यह जो हमारा ता है वह क्या है, एक प्रत्यय है। अब देखते हैं अगला हमारा पन, बच के बाद में आप पन प्रत्यय लगा दो, बचपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो भोला, भोला के पीछे पन प्रत्यय लगा दो, भोलापन हो जाएगा। यहाँ पर देखो पागल, पागल के पीछे पन लगा दो, यह क्या हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, प्रत्यय। आइए अब अपन पढ़ते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं जानते हैं परिभाषा से, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं तथा अपने मूल रूप में ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उनका हमें हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे ही बिना कोई परिवर्तन किए उपयोग कर लेते हैं। यानी कि कोई ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और हम उनको हिंदी में ही, अपनी जो हिंदी भाषा है उनको वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग में ले लेते हैं, वो क्या है हमारे तत्सम शब्द। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनका निर्माण संस्कृत शब्दों में परिवर्तन करके होता है। यानी कि वे शब्द, जैसे कि हमने अभी देखा था तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके हम इनका निर्माण करते हैं जो कि हमारे तद्भव शब्द होते हैं। आइए जानते हैं कुछ उदाहरण से। यदि आपको उदाहरण समझ में आएंगे तो परिभाषा आप अपने आप बना सकते हो। अब देखते हैं उदाहरण। तो तत्सम शब्द के उदाहरण हैं हमारे अग्नि। अग्नि एक तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत भाषा से आया हुआ है और उसके मूल रूप, जैसा कि संस्कृत के जो आचार्य थे उन्होंने इसको बनाया है अग्नि शब्द को, वह वैसे कि वैसे ही मूल रूप में आया हुआ है अग्नि। तो ये हो गया हमारा तत्सम शब्द अग्नि। अब इसमें हम परिवर्तन कर दें और यहाँ पर देखें हम तद्भव शब्द, इसका परिवर्तन करने के पश्चात क्या हो जाता है, आग। क्योंकि अब हमने अग्नि में परिवर्तन करके इसको बनाया है आग, संस्कृत शब्द में परिवर्तन किया है, तब ये हिंदी शब्द हमें मिला है, तद्भव शब्द बना लिया हमने, तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बना लिया। तो अगले और कुछ उदाहरण हैं जैसे आर्द्रक। आर्द्रक क्या है, आर्द्रक एक तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत भाषा से आया हुआ है। आर्द्रक शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वह होता है अदरक। और अदरक तो आप सभी जानते हो। अभी आपने आर्द्रक सुना तो आपकी समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र इस पर पड़ी अदरक पर तो आपकी समझ में आ गया। यानी कि ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है आर्द्रक, और हमने संस्कृत भाषा से परिवर्तन किया है और क्या बनाया है, हमने तद्भव शब्द बनाया है अदरक। अगला है हमारा अंगुली। अंगुली, अंगुल आप सभी जानते हैं, अंगुल। अंगुल एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उंगली। उंगली भी आप जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें अंगुष्ठ। अंगुष्ठ एक तत्सम शब्द है और
हम इसका तद्भव शब्द देखते हैं तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा अंगूठा। अगला हम देखते हैं उदाहरण अंधकार। अंधकार एक तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत भाषा से आया हुआ है और इसका मूल रूप में ही उपयोग किया जा रहा है अंधकार का। अब यहाँ से इसमें हम परिवर्तन करते हैं तो देखते हैं हमारा तद्भव शब्द क्या बन जाएगा, अंधेरा। तो अंधकार का क्या हो गया, अंधेरा। तो ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। ऐसे ही हमारे और भी उदाहरण कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में दिए हुए हैं, आप उन्हें बैठ करके आराम से पढ़ें। आइए अब अपन जानते हैं पर्यायवाची शब्द। जो पर्यायवाची शब्द है इसका एक और नाम होता है, वह होता है हमारा समानार्थक शब्द। यानी कि समानार्थक शब्द आप शब्द से ही समझो, समान हो अर्थ जिनका, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो। शब्द तो अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ समान होगा एक दूसरे के। जानते हैं परिभाषा से, वे शब्द जो लगभग एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं, यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं अग्नि। अग्नि, कुछ लोग अग्नि बोलते हैं, कुछ लोग अनल बोलते हैं, कुछ लोग आग भी बोल देते हैं, कुछ लोग पावक बोलते हैं, कुछ लोग ज्वाला। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। और देखते हैं उदाहरण अतिथि। अतिथि को आगंतुक कह लो, मेहमान कह लो या पाहुना कह लो, एक ही अर्थ है सभी का लेकिन शब्द अलग अलग हैं। यहाँ पर देखते हैं अंधकार। अंधकार तिमिर बोल दो, इसको अंधेरा कह दो या फिर तम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ एक सा है लेकिन शब्द अलग हैं। यही तो है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। आँख, देखो आँख, आँख को कुछ लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, नेत्र बोलते हैं, कुछ चक्षु बोलते हैं, कुछ नयन बोलते हैं। ये क्या है, ये समानार्थक शब्द हैं, यही तो पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए यहाँ पर एक विशेष सूचना आपके लिए इससे मैं आपको इस उदाहरण से देने वाला हूँ। देखिए यह विशेष है, इसको आप याद रखना। जैसे कौरवों ने द्रौपदी के कपड़ा हरण का प्रयास किया। आपने पहले कभी ऐसा कोई शब्द सुना है, कपड़ा हरण? ये आपको ठीक लग रहा है क्या, यह सही लिखा है मैंने? नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको पता है कपड़ा हरण नहीं, ज़्यादातर सभी लोग क्या लिखते हैं, चीर हरण। क्या लिखते हैं, चीर हरण। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट एकदम क्लियर करो। ऐसा नहीं करना है कि कहीं पर, यानी कि इनका अर्थ समान है, यानी कि कपड़ा और चीर, कपड़ा कह लो या चीर कह लो, इनका अर्थ तो समान है लेकिन शब्द अलग अलग हैं। तो ऐसा ही नहीं करना है कि कहीं भी किसी को भी ले जाकर रख दिया, ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर आपको ये कपड़ा हरण अच्छा लग रहा है या फिर चीर हरण, गौर से समझो इसको, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। चीर हरण आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि यही हमारी गीताओं, भागवत कथाओं, इन शास्त्रों में दिया जाता है, चीर हरण ही बोला जाता है। तो ये एकदम आपकी समझ में आना चाहिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद।